नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है मास फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इस स्टॉक ने जो पिछले कुछ समय में जो एमएफआई सेक्शन है यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हो गए प्लस जो एनपीएस है, जो सबसे बड़ा डर ये रहा इस बार कि वो लिटरली में रिटेल निवेशकों से आया। ऐसे में इन तमाम चीज़ों के सामने मास फाइनेंशियल ने कुछ ऐसी ऑर्थोडॉक्स मैं ये कहूँगा स्ट्रैटेजी अपनाई है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा शानदार है। नो डाउट अन्य ऐसे कह सकते कंपनीज जो लोन एक रिटेलर्स को बांटती है उनमें जो गिरावट हुई है वो मास फाइनेंशियल में हुई है और स्टॉक ने पिछले अगर एक साल में चर्चा करूं तो 14% और ऊपरी स्तरों से स्टॉक ने आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एक समय में तो एटलीस्ट 27.6 यानी ऑलमोस्ट 30% आपस की गिरावट दिखा दी थी। वहाँ से स्टॉक अब कुछ हद तक ऊपर आता दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये स्टॉक कितने ऊपर आ चुका है, लगभग 10% ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है। अब आप देखें एक माइनर पॉजिटिव ये है 250 के ऊपर बना हुआ है। कल की तारीख याद रखिएगा 2 अप्रैल ये आने वाली है। तो अगर बाजार में कोई ह्यूमंगस गिरावट आती है आने वाले कुछ दिनों में तो मास फाइनेंशियल इसके विपरीत ऊपर भागेगा। ये सोचना या इस बात की इस चीज़ों को समझना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। ठीक है, बाजारी गिरावट के साथ ये स्टॉक भी गिरेंगे, शायद थोड़ा सा ज़्यादा गिरें, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब जो गिरावट होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ से मास फाइनेंशियल को कोई बहुत बड़ा क्रैश आएगा इसके चांसेस कम हैं। हाँ, मार्च क्वार्टर के नंबर्स अब आपके सामने हैं। आने वाला ये जो क्वार्टर है ना मार्च क्वार्टर, ये बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये देखने के लिए क्या जो स्थिति है अब थोड़ी हद तक बदलती दिखाई दे रही है। क्योंकि जो Q3 के नंबर्स थे वहाँ पर कंपनी ने एक स्लो डाउन देखा था। ठीक है, इनका एनपीए एक समय में ना बहुत क्लीन हुआ करता था लेकिन उसे भी काफ़ी हद तक झटका लगा है। तो ये पूरा वीडियो मैं बता दूं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। 2x स्पीड में वीडियो देखें और यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स, आपकी बहुत सारी मुझे ऐसे लगती है अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं बॉटम फिशिंग के लिए, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगी। और लेवल्स कौन से होनी चाहिए आपकी नज़र में इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ये छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ में बहुत मदद करता है दोस्तों और बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसलिए प्लीज़ अगर आप 2-4 वीडियो देख चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब विथ ऑल नोटिफिकेशन। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए यहाँ पे आप पाएंगे दैट मास फाइनेंशियल्स का जो परफॉर्मेंस है ऑन बोर्सेस हैज़ बीन समवॉट डिसमल विद द स्टॉक नाउ 11% लोअर देन इट्स जून 2024। यानी ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। क्यों क्यूआईपी प्राइस इनके पास आई थी, क्योंकि इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था भैया एक 500 करोड़ का कंपनी क्यूआईपी लेके आ रही है, आगे क्या होगा। तो उस क्यूआईपी के बाद आप देखेंगे तो स्टॉक में 11% गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 6 महीनों से। आप देखिए निफ्टी निचले स्तरों से थोड़ा तक आप कह सकते हैं एक तेजी दिखा चुका है। प्लस आज भी आप देखोगे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 तारीख को, निफ्टी स्पेशली मिड कैप में तो बहुत बड़ा जम था लेकिन मास फाइनेंशियल में आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन द सेम इज इन ट्रू फॉर इट्स ऑपरेटिंग शो। मतलब देखिए कंपनी ने क्या किया था मास फाइनेंशियल ने, आप देखें यहाँ पे कि उन्होंने डेलिबरेटली अपना जो ग्रोथ है उसे डीएसिलरेट किया था एसेट क्वालिटी परफॉर्मेंस को हेल्दी रखने के लिए। मार्जिन परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही और कंपनी नेगोशिएट कर रही है मैक्रो हेडविंड्स वेल काफ़ी अच्छे तरह से। क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम मास फाइनेंशियल में नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे है जिनको ये आप कह सकते हैं लोन्स देते हैं, स्पेशली बॉटम ऑफ द पिरामिड पीपल्स को। यानी वो लोग जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं, जो बैंकिंग की मेन धारा से शायद ना उतना जुड़े हों, उनको ये लोन देते हैं। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या ये बहुत अच्छी समय नहीं है कम क्वालिटी स्टॉक को ऐड करने के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की। और अब जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तमाम नेगेटिविटी प्राइजन हो चुकी है, तो क्या मास फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेश का ये समय है। देखिए
यहाँ पे जो भी डेटा है जो भी है वो मनी कंट्रोल से लिया गया है। ओके, मैं कुछ भी यहाँ अपने से बात नहीं कहूँगा, ना ही यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन की बात कहूँगा। ओके, नाउ मास फाइनेंशियल समझिए आप 7 स्टेट्स में अवेलेबल है, स्पेशली गुजरात में, और ये केटर करता है लिवलीहुड लोन्स कहाँ को, बॉटम ऑफ द पिरामिड पीपल को, और स्पेसिफिकली 5 प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करता है। पहला है एमईएल, माइक्रो एंटरप्राइज लोन, सबसे ज़्यादा वनरेबल सेक्शन, ठीक है। फिर है एसएमई, स्मॉल एंड मैक्रो एंटरप्राइज लोन एंड मीडियम एंटरप्राइज को। फिर है टू व्हीलर्स को, यानी जो टू व्हीलर लोन होते हैं, जो टू व्हीलर्स होते हैं उनको लोन देता है। कमर्शियल व्हीकल्स को, पर्सनल लोन देता है मात्र सैलरीड कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये जिस तरह को लोन दे रहा है वो अच्छी चीज़ है। एक चीज़ वीडियो में इसमें पता चलेगी आपको कि आने वाले समय में कंपनी कहाँ पर, जो इन 5 में भी ऐड नहीं किया गया है, कहाँ पर अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रही है, ठीक है। आप देखें, हम सबको पता है पिछला कुछ समय स्पेशली 2-3 क्वार्टर तो का जो क्रेडिट साइकिल रहा है वो बस से ख़राब रहा है, स्पेशली बॉटम द पिरामिड लोगों के लिए। और मास फाइनेंशियल ने, जैसे मैंने ऊपर कहा, जानबूझ करके ना लोन ग्रोथ को स्लो डाउन किया है और एसेट क्वालिटी को प्रायोरिटाइज किया है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट तो ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य के मुकाबले एसेट क्वालिटी आपको ठीक ठाक होती दिखाई दे रही है। आप पाएंगे कंसोलिडेटेड एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी जो तमाम जो लोन मिलते हैं उनको मिला करके देखेंगे तो 21% की बढ़ोतरी हुई है Q3 में विथ बिजनेसेस। आप इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सक्लूड कर दो, 20.7% बढ़े हैं, और जो इनकी गाइडेड रेंज है 20 से 25% उसके अंडर थे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स है ना, उसमें डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्यों? ओवर लेवरेज के इश्यूज हमको देख रहे थे इस सेगमेंट, यानी एक आदमी कई लोगों से लोन ले रहे थे। और अदर सेगमेंट आप देखेंगे तो उसने ग्रोथ ठीक ठाक से देखी है। जो ग्रोथ है सैलरीड पर्सनल लोन में वहाँ पे आप देखेंगे वो स्ट्रॉन्ग ऑन लो बेस, वो बेस ही बहुत लो था, तो वहाँ से आपको जंप देखने को मिला था। यानी जो पिछला था वो काफ़ी नीचे था, तो उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखेंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम थी। गिवन दैट स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया फॉलोड बाय द, एक बहुत मजबूत क्राइटेरिया फॉलो बाय किया गया है फिनटेक सोर्सिंग पार्टनर्स, कंपनी वरिड बिल्कुल भी नहीं है क्रेडिट क्वालिटी को लेकर के, बट वुड नॉट टेक शेयर ऑफ दिस लोन बियॉन्ड 10% ऑफ द बुक। कंपनी साफ साफ कह रही है कि जो माइक्रो एंटरप्राइज लोन है ना, हमको प्रॉब्लम उससे नहीं है, लेकिन हमें भी अपनी बुक संभालनी भैया, तो 10% से ऊपर तो हम ना ले जाने वाले हमारे पोर्टफोलियो का इस सेक्शन को। और इन फ्यूचर में कंपनी स्पेशली फोकस करेगी एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में और व्हील्स पोर्टफोलियो में, कमर्शियल व्हीकल और टू व्हीकल में, ठीक है। तो ये बात कंपनी कह रही है। नहीं, अब आप देखें आगे, पिछले कुछ समय में कंपनी फोकस कर रही है अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूशन में, और एक बहुत बड़ा जो रिलायंस था इनका, उसको कम कर रही है अपने एनबीएफसी पार्टनर्स के थ्रू। यानी आपको कंपनी खुद अपने ब्रांचेस खोलेगी और वहीं से डायरेक्ट काम करेगी। जो शेयर है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो लगभग 75% के आसपास होते दिखाई देगा आपको आने वाले सालों में, जो अभी 66% है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप पाएंगे कि ये जो स्ट्रैटेजी है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ाती दिखाई देगी। क्यों भैया? अगर आपको खुद का ब्रांच खोलना है, आपको किराया देने पड़ेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्ट देना पड़ेगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे वो इंफ्रा में हो गया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना हो गया, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं वो ऑपरेशनल कॉस्ट आपका बढ़ाएगा, बट लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करेंगे तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, स्पेसिफिकली जब आप हाउसिंग फाइनेंस की ओर जाना चाहते हो, ठीक है। आप देखें, ये मार्जिन और मीडियम टर्म में अच्छा होगा। जो रीसेट क्रेडिट अपग्रेड था कंपनी को मिला था, और जो QIP फंड थे 500 करोड़ के, ये पॉजिटिव रहे कंपनी के लिए, मार्जिन के लिए। और एक सिस्टमेटिक रेट कट हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में RBI करेगी, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा फंडिंग कॉस्ट में और इंटरेस्ट मार्जिन में। यानी अगर काम क्रेडिट कॉस्ट आप कह सकते हैं, RBI अगर अपना रेट कम करेगी तो ये कर्जा सस्ते में उठा पाएगी कंपनियाँ, और कम होएगी तो अपने ग्राहकों को कम करेंगी। बट कंपनी कह रही है पार्शली पास ऑन द लोअर कॉस्ट बेनिफिट टू सोर्स बेटर
क्वालिटी कस्टमर, ठीक है। इसके साथ साथ कस्टमर को सब पास नहीं करेंगे, थोड़ा कम करेंगे ताकि क्वालिटी कस्टमर मिले। नेवरदलेस अ स्टेबल टू इम्प्रूविंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन इंटरेस्ट मार्जिन, नॉट नेट इंटरेस्ट मार्जिन, आने वाले क्वार्टर्स में। ओके, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे एसेट क्वालिटी क्या सबसे बड़ा हेडेक है, तो देखिए मास फाइनेंशियल का ना ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा साफ सुथरा रहा है, ठीक है। दो स्टेबिलिटी जो रही है इसमें, जीरो डीपीडी, पेमेंट मेड ऑन टाइम, ठीक है, ये सजेस्ट करती है स्टेबल एसेट क्वालिटी। ग्रॉस स्टेज 3 थोड़ा बहुत बढ़ता दिखाई दिया आपको मार्जिनली Q3 में, और वो अभी भी फोकस किया है इन द टफ ऑपरेटिंग मार्केट। देखिए मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही रहा, प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन जो सेक्टर में इतना प्रॉब्लम आ रहा है उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो मास फाइनेंशियल में उतने इश्यूज, उतने प्रॉब्लम नहीं आए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप पाओगे द मैनेजमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक ओवरले आप देखेंगे प्रोविजन Q3 में ये 17.6 करोड़ था, 15 बेसिस पॉइंट ऑफ एसेट, डिस्पाइट जो लगातार एक खराब होता है एनवायरनमेंट है, माइक्रो फाइनेंस इन द वेक ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस। मैनेजमेंट रीजनेबली यानी कॉशियस तो है वो, लेकिन काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है कि एसेट क्वालिटी को ना हम अच्छा रख लेंगे। हैज़ नॉट एल्यूडेड टू बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस, और एक स्टेबल एसेट क्वालिटी आपको Q4 में दिखेगी। अगर आपका रिस्क, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका रिस्क अभी है, Q2 के बाद अगर अप्रैल 2 में कोई बड़ी गिरावट आती है और स्टॉक गिरता है, आप वहाँ खरीद सकते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मैं बोलूँगा खरीदना तो नहीं पता। या देखिए थोड़ा चीज़ें को क्लियर हो जाने दीजिए। क्या मामला क्या है ना, एक आप कह सकते हैं ऐसी कंपनी का है जो एक वनरेबल सेक्शन को लोन देता है, बॉटम द पिरामिड को लोन देता है। तो अगर मार्च क्वार्टर में चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाती हैं, ठीक है, तो स्टॉक भले ही थोड़ा ऊपर चला है, लेकिन वहाँ पे हमारा रिस्क कम होगा, तो आपको Q4 तक का इंतजार आप कर सकते हो। ओके, नाउ फ्यूचर ग्रोथ क्या है? मास हैज प्रेस पेडल कहाँ पर? हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडी में। कहाँ पर? अफोर्डेबल हाउसिंग में, जहाँ पे एवरेज टिकट 10 लाख रुपए की रहेगी। और इसने शानदार इन्होंने ग्रोथ दिखाया है 29% का, टू टच एसेट ऑफ 701 करोड़ रुपए। यानी देखिए सबसे पहली चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा एक अर्ली स्टेज है इस सेक्शन मास फाइनेंशियल के लिए, इस सेक्शन ऑफ बिजनेस में, ठीक है। 29% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिख रहा है, और ये 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं एवरेज टिकट साइन में, यानी प्योरली अफोर्डेबल हाउसिंग। जो एसेट क्वालिटी है ये काफ़ी हद तक अभी स्टेबल है। और अगर आप देखें गिवन दैट ये जो बिजनेस है ना अभी भी काफ़ी छोटा है अगर आप इसकी टोटल इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी को देखोगे, और मैनेजमेंट वुड लाइक दिस बिजनेस टू ग्रो फास्ट, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमेशा, जो हाउसिंग फाइनेंसेस होते हैं ना, इसके ग्राहक को आप एक बार बस बना लो, आप एटलीस्ट 5-10 इतने सालों तक अपने ग्राहक बना के रखते हो, और यहाँ पे जो एनपी बढ़ने का चांस रहता है वो अन्य के मुकाबले कम रहता है। और जो नियर टर्म टारगेट कंपनी सोच रही है वो 1000 करोड़ का सोच रही है फाइनेंशियल ईयर 26। कोई बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि एंथुजियास्टिक टारगेट है, बट हाँ इट्स गुड। नाउ तो भाई साहब आखिर असली स्टोरी क्या है? तो देखिए आपको समझना पड़ेगा, मास फाइनेंशियल एक बहुत ट्रबल्ड वाटर में नेविगेट कर रहा है अभी तक, और अभी काफ़ी हद तक रीजनेबली कॉन्फिडेंट है कि एसेट क्वालिटी अच्छी रहेगी जिस प्रकार के चैलेंज चल रहे हैं। वी एक्सपेक्ट जो कंपनी है ये एक हाई टीन अर्निंग ग्रोथ दिखाएगी, यानी 15 to 20 के बीच दिखाती रहेगी आपको, वो भी सस्टेनेबल बेसिस पे। अगर हम अगर हम क्या एक्सक्लूड कर दें इनका जो हाउसिंग सब्सिडरी है, स्टॉक काफ़ी हद तक रीजनेबली आप कह सकते हैं वैल्यूड है, और इसने अंडर परफॉर्म दिखाया, और ये ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म, प्लीज़ ये वर्ड याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से तो अच्छा ज़रूर सुनाई दे रहा है। और अगर आप देखना चाहते हैं भैया लेवल्स कौन से रहेंगे, तो देखिए पिछले मंथ जो भी ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, 244 पिवट पॉइंट था, देन 221, अगर 250 रुपये टूटता है, अब ये 253 में ट्रेड कर रहा है, तो ये सब अभी पिवट पॉइंट बचा हुआ है, देन 196, देन 173। फिबोनाची सीरीज में देखोगे आप तो 226, देन 214 एंड देन 196। और मुझे पर्सनली लगता है वर्स्ट केस सिनारियो में ही आपको 190 आसपास ज़्यादा दिखाई देगा। अब अगर Q4 के नंबर मैं कहूँगा एवरेज भी आते हैं ना, तो कंपनी ऑलरेडी बहुत सारा नेगेटिव प्राइसिंग कर चुकी है,
और इसके लिए बिटवीन 200 टू 230 ये वो लेवल है, अगर मास फाइनेंशियल यहाँ आता है किसी कारणवश, वो बहुत अच्छा लेवल होगा फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है दोस्तों कि अगर आपको रिस्क थोड़ा कम लेना है, थोड़ा वेट कर लें, Q4 का इंतजार कर लें, ठीक है। ऊँट किस तरफ करवट लेगा ये पता चल जाए, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए इतना ले लिए 200 से 230 के बीच, इफ़ आपका आप कह सकते हैं जो रिस्क प्रोफाइल है वो ज़्यादा है, पोर्टफोलियो का आप बोलिए 2% ही डाल देता हूँ इन स्तरों पे, तो ठीक है, लेकिन एग्रेसिव होना मुझे उतना सही नहीं लगेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अगर Q4 पे कोई बहुत ही ख़राब आ गया, बात जो कंपनी कह रही है उससे अलग, एनपीए बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाते हैं, तो भाई साहब ये भी टूट सकता है, लेकिन चांसेस मुझे ना इसके थोड़े कम लगते हैं। ओके, तो आपकी क्या राय मास फाइनेंशियल में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।